वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं कुछ आमने ले जनाब। ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खजूर, धूप लगे तो साया ना है, भूख लगे फल दूर। प्रीत न करियो पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो करियो मछली जैसी जल सूखे मर जाए। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास, जियो तो तन को ढांके मरो न छोड़े साथ। भगत कबीर क्या ज़बरदस्त बात कह गए हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मैंने आज गुफ्तगू का आगाज़ भगत कबीर की इस रुबाई से क्यों किया, और बात बिल्कुल वाज़ेह है। वो एक ख़ातून जिसने गुज़िश्ता दिन यानी 9 मई से लेकर अब तक पाकिस्तान की मीडिया को उंगलियों पर नचा रखा था, वो ख़ातून जिसने इस बात का दावा था कि जनाब मैं पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ जो पाकिस्तान का एक ताकतवर तबका है, मैं उस तबके से उस क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ के जिस क्लास के कनेक्शन एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को मुश्किल वक्त से बचाने के लिए हर एक रास्ता वो इख्तियार कर लेते हैं और एक दूसरे की स्किन सेव करने के लिए किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस खातून को जो अपने आप को आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की नवासी कहती थी, और बिलाशुबा वो आर्मी चीफ की नवासी थी, उनके दामाद और उनकी नवासी दोनों ही कानून के शिकंजे में आ गए। वो नवासी जिसको कहे पंजाबी के अंदर ना तत्ती वानी सी लगी, वो भांजी यानी खतीजा शाह साहिबा को सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 60 मिनट एक ऐसी गाड़ी जो नॉन एसी थी, लाहौर की गर्मी में धूप के अंदर बैठना पड़ गया। उस एक गाड़ी में उस 1 घंटे के दौरान जहां पर खतीजा शाह ने लाहौर की गर्मी को तत्ते तवे पर बैठकर गुजारा, उस 1 घंटे में खतीजा शाह के अंदर से वो जो सारे वो जो है तब्दीली के जरासीम, और पंजाबी के अंदर ना नासा थानी बाहर निकल गए। यकीन जाने के नाक के ज़रिए ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि वो डेले भी उबल आए, ज़ुबान भी बाहर निकल गई, और वो सॉरी की एक तकरार थी जो सामने आ रही थी। इसका मतलब उस खातून की हालत ज़ार का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि जिस वक़्त रियासत इस बात का फ़ैसला कर ले कि उसने किसी के साथ रियायत नहीं करनी, चाहे वो शख्सियत उनकी अपनी ही इदारे का हिस्सा ही क्यों ना हो, उनके अपनी ख़ानदान का ही हिस्सा क्यों ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर किसी के लिए भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। और अगर माफ़ी की गुंजाइश ना बने और इसके बावजूद माफ़ी के चक्कर के अंदर ब्लैकमेलिंग करने के सिलसिले का आगाज़ कर दिया जाए, या प्रोजेक्ट इमरान खान से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो इस सूरत हाल से अपने आप के बारे में इस बात का तासुर ले रहे हैं कि अगर इनको यानी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी को, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दामाद को अगर माफ़ी नहीं मिल रही, तो इस प्रोजेक्ट इमरान खान के बारे में जब ये फ़ैसला हो गया कि जनाब इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया गया है, तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहने के क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, तो इसके बावजूद भी अगर आप प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ जुड़े रहें तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पॉलिसी से डिविएट किया। और यही वजह है कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान के तक़वियत पकड़ने के साथ साथ ऑपरेशन रद्दुल इमरान की जो नताइज हैं वो वाज़ेह होने के बावजूद अगर प्रोजेक्ट इमरान के किरदार एक दूसरे को सपोर्ट करने की तरफ सामने आए, तो इसका मतलब यही है कि उनको भी ऐसे ही नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हवाएं चल पड़ी हैं, इन हवाओं के रुख को बदलना अब इस वक्त किसी के भी बस की बात नहीं है। लिहाजा वो लोग जो अभी तक प्रोजेक्ट इमरान के साथ चिमटे हुए हैं, उनके लिए यही एक पैगाम है कि हवाएं किसी की नहीं हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी जो वो कहते हैं ना सिमत, इसको दुरुस्त कर ले। और अगर आपको इसके लिए एक मिसाल चाहिए तो वो मिसाल आज आपको फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नज़र आएगी। ये वही फैसल वाउडा साहब हैं जो कल तक उन्हीं शख्सियात के दाएं बाएं फिरते थे जिनके सर पर आज वो जूते बरसा रहे थे। और देखें ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या दौर आ गया। मतलब ये इसमें सबक है हम सब के लिए कि हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें अपने आप को तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा करना है। इस बात से कतई नज़र कि आज साहिब इख्तियार अगर हमारे साथ हैं, हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हमें बांस पर चढ़ा रहे हैं, तो कल जब हम बांस की चोटी पर पहुंच जाएंगे और अगर उसके नीचे से बांस को काट दिया गया
तो हम किस जगह पर जाके गिरेंगे इसका अंदाज़ा रखे बगैर अगर आप उंगलियों पर नाचते हैं, अगर आप उन डोरों से अपने आप को बांध लेते हैं, तो फिर नतीजा यही होता है जो जनरल फैज़ हमीद के साथ हो रहा है। जनरल फैज़ हमीद यकीनी तौर पर इस पूरे निज़ाम के अंदर वो पहली शख्सियत नहीं है जिन्होंने इमरान खान की इमेज बिल्डिंग को उन्होंने उभारा, लेकिन ये वो शख्सियत ज़रूर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को बामे अरूज तक ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि इस ऐलान के बाद कि अब प्रोजेक्ट इमरान नहीं बल्कि ऑपरेशन रद्दुल इमरान होगा, वो प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ जुड़े रहे, जिसके हमारे पास अब कई मिसालें भी मौजूद हैं और कई सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन फैसल वाउडा ने आज जो ऐलान किया उसने इस पूरी की पूरी सिचुएशन को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को तब्दील करके रख दिया, क्योंकि आज सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में इस बात का जिक्र किया गया, जब असद उमर साहब का केस उनके सामने लगा तो उन्होंने ज़मानत तो यकीनी तौर पर देनी थी, उन्होंने ज़मानत देने की बजाय उनके जो 3 MPO के तहत उनकी नज़रबंदी है उसको ना सिर्फ काला दम करार दे दिया, उनकी गिरफ्तारी को काला दम करार दे दिया, लेकिन उससे पहले रिमार्क्स देते हुए उन्होंने ये कहा था कि अब तो वो मौसम आ गया है जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे अब ये जो वो है इसके बारे में सबको अंदाज़ा है कि ये वो कौन है, ये वो है ऑपरेशन रद्दुल इमरान वाले। वो जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद जो असद उमर साहब को छोड़ा गया, उनकी जो ऑर्डर्स थे वो जारी किए गए और फिर उसके बाद ये खबरें चलना शुरू हुई कि आज शाम 4 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर 4 बजे के टाइम को 5 बजे में तब्दील किया गया और फिर ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अलबत्ता जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक एक नहीं बल्कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी होंगी, जिसमें से एक असद उमर की होगी, लेकिन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वाउडा की, जिसके अंदर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में एक ऐसा इंकशाफ किया या उनके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद किया जो यकीनी तौर पर ऑपरेशन रद्दुल इमरान की एक कड़ी ही है। और जब ऑपरेशन रद्दुल इमरान का जिक्र हो और जनरल फैज़ हमीद का जिक्र हो तो फिर यकीनी तौर पर हालात और वाक़यात बदल जाते हैं। फैसल वाउडा साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को जिस मुकदमे में तलब किया जा रहा है नैब के अंदर, यानी वो केस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, यानी जो है अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस, उसमें ये बात फैसल वाउडा साहब की तरफ से सामने आई है कि जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स की ट्रांजैक्शन हुई है, जो पाकिस्तान में पैसे आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी शख्सियात का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, जिसमें असद उमर भी शामिल हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं, तो उनका ये मानना है कि जनाब इस गंगा में ये तो थे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सेदार था, जो इस पूरे की पूरी ट्रांजैक्शन का मास्टरमाइंड था, वो कोई और नहीं बल्कि जनरल फैज़ हमीद थे। तो इसका मतलब ये है जनाब कि वाक़तन जो हवाएं हैं उन्होंने अपना रुख बदल लिया है और अब सियासी किरदारों के साथ साथ गैर सियासी किरदारों के लिए भी अरसा हयात को तंग किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही है, जिसके लिए मैंने पहले खतीजा शाह की मिसाल दी, तो इसका मतलब ये है कि अब जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी किसी तरह का कोई नरम गोशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में नहीं पाया जाता। और इसका मतलब ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में जो केस चल रहा है, उस केस के अंदर भी कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अलबत्ता इस केस का फ़ैसला मेरिट पर होना तय है। और इस केस के बारे में ये एक सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन है कि जनाब ये जो अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस था, और जो कल मैंने आपके साथ जब वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको इस हवाले से पूछा भी था कि नैब की तरफ से इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसने इमरान खान को लाजवाब कर दिया, और वो एक सवाल ही इस पूरे केस की जान है। क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ या ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी और बड़े उन्होंने इसके लिए अपना जो
लॉजिक्स हैं वो तलाश करने की कोशिश की कि यार मुझे तो सिर्फ इस वजह से इस केस के अंदर सज़ा दी जा रही थी कि मैंने रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तालीम देने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को ये इदारा कायम किया और इन्होंने मुझ पर ही रेफरेंस कायम कर दिया, मेरे पर ही केस कर दिया। इमरान खान ने बड़ा ही इस्लामिक टच दिया था। लेकिन जो नैब ने एक सवाल पूछा उसने इमरान खान साहब के इस बयानिए को भी पंक्चर करके रख दिया, क्योंकि सवाल बड़ा लॉजिकल था कि आप इदारा बना रहे थे, आप उसके ट्रस्टीज़ थे, आपकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के नौजवानों को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मिले और वो अपने किरदार की तरबियत हासिल कर सकें। और इसके लिए ये जो इदारा आपने बनाया, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा फ़ंड रेजिंग की, आप ये बताएं कि आपने इसके लिए ख़ुद अपनी जेब से कितना अतिया दिया, आपने इस कार खैर में कितना हिस्सा डाला। और इस एक सवाल ने इमरान खान की बत्ती गुल कर दी थी। इमरान खान को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस एक सवाल का जवाब क्या देना है, और चूँकि उनके पास इस एक सवाल का जवाब नहीं था, लिहाजा वो पूरे की पूरी वो जो तफ्तीश थी उसने इमरान खान को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर उनके पास अब इस केस से बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। अब और तो और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान साहब के लिए, ये ख़ुद और उनकी जमात के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीश का मुकाम है। क्योंकि आप देखें, कंधों पर सवार होकर आ सकते हैं, आप सहारों के ज़रिए सियासत में आ सकते हैं, आप सहारों के ज़रिए अपना मुकाम बना सकते हैं, लेकिन आखिरकार कोई वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। और इमरान खान साहब के पास वो वक्त था जब अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब को ये जो सर्विस थी ये प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। वो मौका था जहाँ पर इमरान खान साहब सियासी मैदान में अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब डबल गेम करते रहे और ये कोशिश करते रहे कि सिस्टम के अंदर से जो सपोर्ट उनको मिल रही है वो सपोर्ट भी इमरान खान साहब के पास मौजूद रहे। और इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त इमरान खान से नाराज़ है, इमरान खान उस इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा अपने साथ शरीके इक़्तिदार कर सके। लेकिन उस वक्त तक ये जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा पुलों के नीचे से गुज़र चुका था और इमरान खान के पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। और ये वजह है कि इमरान खान साहब इस वक्त अगर आप गौर करें तो उनके पास ऑप्शंस बड़ी महदूद थी, क्योंकि वो सर्विस यानी वो जो पिकअप सर्विस जो जनरल फैज़ हमीद साहब चला रहे थे, मुख्तलिफ़ लोगों को पिकअप करके उनके घरों से इमरान खान के कैंप तक लाकर, इमरान खान के कैंप में पहुंचाकर, इमरान खान की तरफ से उनके गले में पीटीआई का पटका डालने तक, वो पिकअप सर्विस अब बंद हो गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उस पिकअप सर्विस के बाद अब मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने जो जिसे हम कह सकते हैं है ना ड्रॉप एट होम सर्विस वो शुरू कर दी है। और ये जो ड्रॉप एट होम सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि जिसको जिस जगह से उठाया गया था यानी जिस जगह से पिकअप की गई थी उनको उसी मुकाम के ऊपर ड्रॉप किया जा रहा है। और ये बात भी ज़रा थोड़ी सी दिलचस्पी का बायस होगी कि इस पिकअप एंड ड्रॉप एट होम सर्विस के दरमियानी अरसे को तहरीक इंसाफ कहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI कहते हैं। इसके अलावा PTI का मेरी नज़र में अब और कोई फ्यूचर नहीं रह गया। अब चाहे अब जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, जितने मर्ज़ी सिस्टम को अपने ताबे लाने की कोशिश करें या दबाव में लाने की कोशिश करें, इमरान खान साहब के लिए अब इसके अलावा और कोई मौका नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी सियासत को हकीकी पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर असर नौ इस्टेब्लिश करें। ऑल्दो इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल काम है कि उनको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा सा डिविएट करना पड़ेगा, लेकिन ये उनके लिए एक पायदार सियासी प्रोग्रेस की राह हमवार करेगा। और इसके अंदर भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इमरान खान की बात को सुनते हैं। इमरान खान के पास ये मौका एक मरतबा फिर मौजूद है, लेकिन शर्त ये है कि इमरान खान साहब अपने इस जिसे कहते हैं ना खबते अज़मत, उसमें से बाहर निकलें, क्योंकि सियासत के अंदर खबते अज़मत नहीं होता। और अगर जिसके अंदर ये खबते अज़मत डेवलप हो जाए उसके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बात तो सख्त है लेकिन वो उठे हुए सरों को बर्दाश्त नहीं करती। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।